हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप बड़े अच्छे होंगे और बेहतरीन ढंग से पढ़ रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है ज्योग्राफी पाठशाला में। कक्षा 11 भूगोल की यात्रा चल रही है और मैंने आपको जैसे भी कहा था, पहले भी कहा था कि ये जो कक्षा 11 जो भूगोल है ना, ये आपकी कंपटीशन क्लास के लिए काफी अच्छी बेनिफिशियल रहेगी। हम इसमें पढ़ रहे हैं कि भूगोल क्या है, हम ये पढ़ चुके हैं। हम ये पढ़ चुके हैं कि भूगोल हमको क्यों पढ़ना चाहिए। भूगोल की हमने शाखाएं पढ़ी थी, जिसमें हमने पढ़ा था क्रमबद्ध भूगोल। मैं थोड़ा सा एक बार इसको रिकॉल कर देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ। एक तो पढ़ा था हमने क्रमबद्ध भूगोल, एक पढ़ा था हमने प्रादेशिक भूगोल। क्रमबद्ध भूगोल में क्या पढ़ा था हमने, ये दिया था किसने, आप सामान्य भूगोल भी कहते हैं, हमबोल्ट ने दिया था। और हमने ये कहा था इसमें यहां पर कि एक जैसे विश्व की बात करें तो विश्व के अंदर हमने बात किया कि हम किसी भी तथ्य को, हम पूरे विश्व में किसी एक तथ्य का अध्ययन करते हैं। जैसे हमने प्राकृतिक वनस्पति को पकड़ा था और उसका अध्ययन किया, और फिर उस क्षेत्र के हिसाब से हम उस विषय को कई हिस्सों में बांट लेते हैं। जैसे हम सदाबहार वन की अलग बात कर लेंगे, हम मानसूनी वन की अलग बात कर लेंगे, ये हमने बात की थी। फिर दूसरा एक आता है प्रादेशिक भूगोल, जिसके अंदर हमने बताया था कि पूरे विश्व को हम एक क्षेत्र में बांट लेते हैं, पूरे विश्व में किसी क्षेत्र विशेष का अध्ययन करते हैं। जैसे हम राजस्थान के भूगोल का अध्ययन करें और हम उसमें क्या करते हैं, कई तथ्यों का अध्ययन करते हैं। तो ये हमने बात करी थी। तो आज हमारा टॉपिक क्या है कि भूगोल की शाखाएं और उसमें क्रमबद्ध उपागम के आधार पर, कि भूगोल की जो शाखाएं हैं वो क्रमबद्ध उपागम के आधार पर क्या हैं, कितनी हम ये बात करेंगे। क्रमबद्ध के साथ में आप ये भी याद कर सकते हैं कि इसको विषय वस्तु उपागम भी कहते हैं, विषय वस्तु उपागम भी कहते हैं। साथ में आप इसको यहां पर विषय वस्तु के साथ में हम यहां पर नाम ले सकते हैं कि इसको सामान्य भूगोल उपागम भी कहते हैं। दिया किसने है, ये दिया है हमबोल्ट ने दिया है। हमबोल्ट कहां के थे, ये जर्मनी के हैं। ये इतनी चीजें हम पढ़ चुके हैं सर। अब देखिए, क्रमबद्ध उपागम के आधार पर भूगोल की शाखाएं, पहली जो शाखा है वो है भौतिक भूगोल, है ना। ये थोड़ा एरो उल्टा बन गया लेकिन आप देख लीजिएगा। दूसरी शाखा है मानव भूगोल और तीसरी है जीव भूगोल। भौतिक भूगोल क्या है, ये हम बात कर चुके हैं सर, कि हम अगर प्रकृति की बात करें, भौतिक पर्यावरण की बात करें, हम पर्वत पठार मैदान की बात करें, तो हम भौतिक भूगोल में पढ़ेंगे। यानी सबसे पहली वाली शाखा ही है। और जो मनुष्य है उसके अंदर, वहां पर जब उसने परिवर्तन शुरू किए, चाहे वो सांस्कृतिक परिवर्तन हो, चाहे वो राजनीतिक परिवर्तन हो, चाहे वो किसी भी प्रकार के परिवर्तन हो, जब वो परिवर्तन शुरू किए है ना सर, तो वो सर मानव भूगोल के अंदर आता है। और जब भौतिक भूगोल मानव भूगोल को मिला लिया जाता है तो वो जीव भूगोल बनता है। ये हमने बात कर रखी है सर। तो आज हम पढ़ रहे हैं भौतिक भूगोल की शाखाएं क्रमबद्ध उपागम के आधार पर। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए क्रमबद्ध उपागम क्या होता है, आपके दिमाग में रहना चाहिए कि बिल्कुल क्रमशः हम सामान्य स्तर पर चलेंगे, हम किसी तथ्य का अध्ययन पूरे विश्व स्तर पर करेंगे, समझ रहे हैं आप। और फिर उस बाद में उस तथ्य या विषय को हम छोटे छोटे भागों में बांटकर उसका अध्ययन कर लेंगे। ठीक है, अब इसमें हम पढ़ते हैं पहला भौतिक भूगोल। देखिए, क्रमबद्ध उपागम के आधार पर भौतिक भूगोल की शाखाएं, तो पहली है भौतिक भूगोल। मैंने आपको बता रखा है और आपके दिमाग में समझ में भी आ गया होगा कि भौतिक भूगोल का मतलब यह है कि हम प्रकृति को अध्ययन कर रहे हैं, यानी हम पर्वत पठार मैदान का अध्ययन कर रहे हैं। तो पहली शाखा कौन सी है, पहली है भू आकृति विज्ञान। भू आकृति विज्ञान, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, इसमें हम जो भू आकृतियां होती हैं, अब भू आकृतियां क्या है कि सर पर्वत की बात करें, हम पठार की बात कर लेते हैं सर, हम मैदान की बात कर लेते हैं, हम नदियों की बात कर लेते हैं। ये इनका निर्माण कैसे हुआ, क्या प्रक्रिया रही, किस प्रकार से आप, जैसे आप पढ़ेंगे आगे अपर्दन पढ़ेंगे, इसमें अपर्दन से बनती है। हम अपक्षय पढ़ेंगे, अपक्षय है, तो इनका निर्माण कैसे हुआ, किन प्रक्रियाओं के द्वारा हुआ, इन सभी का अध्ययन हम भू आकृति विज्ञान में करते हैं। दूसरी शाखा लीजिए, दूसरी शाखा इसकी है जलवायु विज्ञान। कौन सी है, जलवायु विज्ञान। अब देखिए, आप एक बात आपको दिमाग में रखना चाहिए, तो होता है जलवायु, ये भी थोड़ा सा बता देता हूं आपको, और एक होता है मौसम, जो कि आप 11th में पढ़ के 11th में आए हैं, 10वीं में 9वीं में पढ़ चुके होंगे। देखिए, मौसम क्या होता है बेटा, एक छोटे क्षेत्र की घटना होती है जो छोटे समय के लिए, क्षणिक यानी कम समय के लिए रहती है। जैसे अभी आप बोलेंगे अरे यार गर्मी का मौसम हो गया है ना, जैसे मान लीजिए बारिश हो रही है, गर्मी का मौसम हो गया है, तो यानी मौसम थोड़ी देर के लिए हुआ है, घंटे 2 घंटे 3 घंटे में वो हट जाएगा। तो मौसम क्या होता है, छोटे क्षेत्र के लिए कम समय के लिए घटने वाली घटना होती है। और जलवायु लंबे समय के लिए होती है, जैसे सर्दी की जलवायु है, गर्मी की है ना। तो जलवायु विज्ञान में हम क्या पढ़ेंगे, इसमें वायुमंडल की संरचना पढ़ेंगे, मौसम के बारे में, जलवायु के तत्वों के बारे में, जलवायु के प्रकार के बारे में, जलवायु प्रदेश के बारे में, इन सब का अध्ययन हम जलवायु के बारे में करेंगे। और आप इस बात को मानकर चलिए, चाहे हम पर्वत पठार मैदान को पढ़े, चाहे हम जलवायु को पढ़े, हम यहाँ प्रकृति को पढ़ रहे हैं, इसलिए ये भौतिक भूगोल का भाग है। ये आपको ध्यान में रखना है। आगे आगे जल विज्ञान। जल विज्ञान हमने जब आपको बताया था ना मैंने, कि जब भूगोल की शाखाएं करी थी हमने,
है ना, भूगोल की शाखाएं करी थी, हम बताया था कि जल विज्ञान का संबंध समुद्र भूगोल से होता है, तो यहाँ पर वो सब चीजें हैं। जल विज्ञान में हम धरातल पर समुद्र, नदी, झील, यानी जो भी जल के स्रोत हैं उनका अध्ययन करेंगे और उन पर मानव जीवन का क्या प्रभाव है, मानव ने उसको किस प्रकार प्रभावित किया है और किस प्रकार से वो हमारे लिए जरूरी है, इन सब का अध्ययन हम किसमें करेंगे, जल विज्ञान में करेंगे। अगला आता है मृदा भूगोल। इसमें मिट्टी निर्माण की प्रक्रिया, मिट्टी के प्रकार, उनके वितरण का अध्ययन करेंगे। अब आपके दिमाग में आती है सर मृदा भूगोल भी ले लिया और आपने जैसे आप भू आकृति विज्ञान है, तो आप यूं समझिए बेटा कि भू आकृति विज्ञान में तो हम पर्वत का, पठार का, मैदान का अध्ययन कर रहे हैं, और जो ऊपर की प्रॉपर्टी होती है, जो मिट्टी होती है, जहां पर हम कृषि करते हैं, जहां से हम ये मान लीजिए स्थल मंडल की बात करेंगे, हम आगे पढ़ेंगे, जहां से हम जल की प्राप्ति करते हैं, भूमिगत जल की प्राप्ति करते हैं, उन सब का अध्ययन हम कहां करेंगे, मृदा भूगोल में, जिसको पेडोलॉजी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पेडोलॉजी भी कहा जाता है ना। बेटा देखो ये चीजें तो नई नई है, लेकिन आप इसको बड़े इत्मीनान से पढ़ेंगे। मैं अपनी क्लास के अंदर भी कहता हूं बच्चों को, जब आप थोड़ा शांत रहेंगे, मन से भी शांत रहेंगे, दिमाग से भी शांत रहेंगे, तो चीजें आपको क्लियर दिखेगी। और जब आप थोड़ा सा आप परेशान सा रहेंगे, जल्दी चीजों को करना चाहेंगे, या फिर आपको लगेगा कि यार मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको चीजें सामने होकर भी नहीं दिखेगी आपको। तो अगर आपको किसी भी विषय को पढ़ना है, मैं इतिहास की बात करूं, भूगोल की बात करूं, किसी को भी करूं, तो आपको अगर शांत रहकर पढ़ना है, और फिर देखिए आपको चीजें, आप जो चीजें आप पहले पढ़ चुके हो उससे बेहतर आपको चीजें मिलेगी, आपको अच्छा याद होगा। तो ये मृदा भूगोल हो गया, ये हो गया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं मानव भूगोल। बेटा थोड़ा पीपीटी के अंदर थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है, तो ये मैं खुद ही बनाता हूं, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत आती है। आप प्लीज इसको देखिए, फिर मैं और भी सुधार की कोशिश करूंगा। मानव भूगोल क्या होता है, अब यहां पर जो प्रकृति थी, जहां पर्वत, पठार, मैदान था, वह मनुष्य एक आ गया है, और उस मनुष्य ने परिवर्तन करना शुरू कर दिया है बेटा। सामाजिक परिवर्तन किए हैं, राजनीतिक परिवर्तन किए हैं, सीमाएं बनी हैं, पर्वतों को काट रहा है, तो अब उनको पढ़ना जरूरी हुआ है। तो पहला है सामाजिक एवं सांस्कृतिक भूगोल। सामाजिक एवं सांस्कृतिक भूगोल, देखिए सामाजिक और सांस्कृतिक भूगोल मैंने आपको पहले बताया था, ये एक तरीके से सामाजिक भूगोल, और हमने पढ़ा था प्राकृतिक विज्ञान। तो प्राकृतिक विज्ञान में तो भौतिक भूगोल आ गया, ये सामाजिक विज्ञान है, जो सोसाइटी के साथ विकसित हुआ है, जन्म के साथ, हमारे जन्म के साथ में संस्कृति नहीं थी, हमने बाद में विकसित करी है। तो यहां पर समाज के स्थानिक गत्यात्मकता, स्थानिक यानी स्थान के हिसाब से, जो भी स्थान होता है उसके हिसाब से जो परिवर्तन होते हैं, और समाज में योगदान, जो समाज में योगदान क्या आता है, उससे जो संस्कृति में परिवर्तन होता है, उसका अध्ययन किया जाता है। यानी सामाजिक, यानी आप मनुष्य ने समाज बनाया है, सोसाइटी बनाई है, मकान बनाए हैं, ठीक है, सड़कें बनाई है, इनका अध्ययन किया जाएगा। और साथ में जो वेशभूषा है, भाषा है, रीति रिवाज है, वस्त्र है, इन सब का अध्ययन इसमें किया जाएगा सामाजिक और सांस्कृतिक भूगोल में। जनसंख्या एवं अधिवास दूसरा है। इसमें क्या किया जाता है कि जनसंख्या भूगोल में ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्र में जो भी जनसंख्या वितरण है, जो भी जनसंख्या घनत्व है, अब हम आगे पढ़ेंगे 12th में कि वितरण क्या होता है ना। आप मालूम करेंगे घनत्व क्या होता है, वृद्धि क्या होता है, लिंगानुपात क्या होता है। तो यानी जो भी जनसंख्या की विशेषता होगी ना, वो सब पढ़ेंगे। एक छोटा सा मैं उदाहरण लेता हूं बेटा, मैं बात करूं ये पेन किससे बना है, तो आप बोलेंगे कि सर ये पेन प्लास्टिक से बना है, इस पर कुछ ग्रेफाइट लगा हुआ है, यानी ये इसकी विशेषता ये है। तो वैसे किसी क्षेत्र की जनसंख्या की विशेषता क्या होगी, उस जनसंख्या की विशेषता होगी वहां पर कितने स्त्री है, पुरुष है, यानी लिंगानुपात देख लिया आपने। आप बोलेंगे सर वहां आयु संरचना, यानी कितने बुजुर्ग हैं, कितने युवा हैं, कितने वृद्ध हैं, तो यानी आपने आयु संरचना देख ली। कौन लोग क्या काम करता है, यानी आपने वहां व्यवसायिक संरचना देख ली आपने। तो इन सब चीजों का अध्ययन हम जनसंख्या भूगोल में करेंगे। अधिवास भूगोल में क्या कर रहे हैं, बड़े आराम से देखिए। अधिवास भूगोल में ग्रामीण तथा नगरीय अधिवासों के वितरण एवं विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है, कि वहां पर किस प्रकार से ग्रामीण अधिवास है ना, अधिवास क्या होता है। मैं आपको छोटी सी एक बात से बताना चाहूंगा, अधिवास क्या होता है, आप समझिए, इसमें मजा भी आएगा आपको। देखिए अधिवास की बात करें तो आप बेटा, आप 11वीं के विद्यार्थी हैं, आप दिमाग में ये लेकर चलिए कि पहले जब मनुष्य ना आदिम काल में रहता था, जंगलों में रहता था, तो वो दो ही काम करता था अपने अपने पोषण के लिए। एक तो करता था वो भोजन संग्रहण, क्या करता था, भोजन संग्रहण करता था, और दूसरा वो करता था वहां पर भोजन संग्रहण के बाद में आखेट करता था। लेकिन जब वो उसको पता लगा कि यार इससे तो मेरे परिवार की पूर्ति नहीं हो रही, क्योंकि परिवार बढ़ रहा है, तो उसने पशुपालन करना शुरू कर दिया। और जब पशुपालन शुरू करा तो वो नदियों के किनारे चले गया। कहां चले गया, नदियों के किनारे चले गया। और जब नदियों के किनारे गया, वहां पर जो घास उग रही थी, जो पशु है, बिल्कुल मैं जो बात कह रहा हूं ध्यान समझना, जो घास उग रही थी, जो पशुओं के लिए चारे के रूप में काम थी, जो खाद्यान्न के रूप में जो घास उग रही थी, तो उसने वहां पर रहना शुरू कर दिया, और वहां पर एक आकृति का निर्माण करता है, एक संरचना का निर्माण करता है, और उस संरचना को ही हम क्या कहते हैं, अधिवास कहते हैं। क्या कहते हैं, अधिवास कहते हैं। उस संरचना का नाम क्या है, अधिवास। यानी खुद की सुरक्षा के लिए,
और अपनी संपत्ति यानी खाद्यान्न है, पशु है, उनको रखने के लिए जिस संरचना का निर्माण होता है उसे हम अधिवास कहते हैं। ठीक है, और उस अधिवास कुछ ग्रामीण होंगे, कुछ नगरीय होंगे, उनका अध्ययन ही अधिवास भूगोल में किया जाता है। ओके जी, आगे देखिए। आगे ऐतिहासिक भूगोल। देखिए ऐतिहासिक भूगोल में क्या है कि यहां पर मैंने बताया था ऐतिहासिक भूगोल में क्या होता है, इतिहास का समझ समय से होता है। और जब भूगोल से जोड़ दिया यानी आपको ये बता दिया मैंने कि कोई भी स्थान है, कोई भी क्षेत्र है, उसमें समय के साथ बदलाव हुआ है। आज आप अपने गांव में रहते हैं, अपने पास में रहते हैं, आज जो स्थिति 100 साल पहले नहीं थी। अपने पापा से पूछना, दादा से पूछना, जो भी आपके पास में होंगे उनसे, बड़े बुजुर्गों से पूछना कि पहली स्थिति नहीं थी, बदलाव हो रहा है। और आपने भी 20-25 साल में देखा होगा, 15 साल में देखा होगा कि परिवर्तन हो रहा है। यानी उन ऐतिहासिक घटनाओं का गठन ये करता है जो किसी क्षेत्र से संबंधित होती है और भौगोलिक तत्वों में समय के साथ परिवर्तन होता रहता है। इसी को पढ़ना ही ऐतिहासिक भूगोल का ध्येय है, एक उद्देश्य है कि भौगोलिक क्षेत्र जो होता है, आज पर्वत है, पठार है, आज अरावली है, आपकी बिल्कुल क्षणिक हो गई, कट गई है और आज ये जो रूप है, तो यानी आप जो समय के साथ जो परिवर्तन हो रहा है उसको हम ऐतिहासिक भूगोल में पढ़ेंगे। राजनीतिक भूगोल, यह क्षेत्र को राजनीतिक घटनाओं की दृष्टि से देखता है। इसमें सीमा का, उसके पड़ोसियों का, उसके मध्य जो निर्वाचन क्षेत्र है, जो भी है, उनका सबका अध्ययन राजनीतिक भूगोल में किया जाता है। लेकिन इसमें सबसे मुख्य जो है, सब जो चीज पढ़ी जाएगी वो एक क्षेत्र के हिसाब से या स्थान के इर्द गिर्द इन उसके अकॉर्डिंग पढ़ी जाएगी। यानी राजनीतिक भूगोल एक राजनीतिक विज्ञान हो गया ना बेटा, उसमें तो आप संविधान को भी पढ़ेंगे, लेकिन जहां जो भी चीजें पढ़ेंगे आप क्षेत्र के अकॉर्डिंग। जैसे मान लीजिए आपने राजस्थान ले लिया, तो राजस्थान के इर्द गिर्द वहां पर आप कोई खनिज पढ़ रहे हैं, वहां की सीमाओं के बारे में पढ़ रहे हैं, वहां के निर्वाचन कैसे हुआ इसके बारे में पढ़ रहे हैं, वो सब राजनीतिक भूगोल का एक हिस्सा रहेगा। आर्थिक भूगोल, जब मनुष्य क्रिया करता है तो मानव की आर्थिक क्रियाओं को, चाहे कृषि हो, चाहे उद्योग हो, चाहे पर्यटन हो, चाहे व्यापार हो, चाहे परिवहन हो, चाहे वाणिज्य हो, सबको हम आर्थिक भूगोल में पढ़ेंगे। ये सब चीजें बेटा मानव भूगोल का हिस्सा है। आप देख लीजिए, मानव नहीं था तब आर्थिक भूगोल कहां था, राजनीति कहां थी, इतिहास कहां था, ये सब हमने किया, तो ये सब इसमें हम पढ़ेंगे। आगे जीव भूगोल। अब ये जीव भूगोल क्या है, ये आपको समझना है। जीव भूगोल मैंने बताया था, आप यहां पर भी देखेंगे, मैं आपको यहां थोड़ा बता देता हूं। यहां पर, यहां समझिए आप, ये एक आपके पास में चार्ट था, मैंने बताया था कि जीव भूगोल एक अंतराप्रस्थ भूगोल है, एक अंतराप्रस्थ विज्ञान है। मतलब दो चीजों के, कई चीजों के मिलने से बना है। तो जीव भूगोल किसके मिलने से बना है, ये हुआ है आपकी भौतिक भूगोल प्लस मानव भूगोल। यानी भौतिक भूगोल और मानव भूगोल ने जब क्रियाएं करी आपस में, पर्यावरण में, प्रकृति ने और मनुष्य ने क्रियाएं करी है, तब जीव भूगोल का जन्म हुआ है। तो हम इसको पढ़ेंगे। आप इसको देखिए, इसके अंदर क्या है, पहला जीव भूगोल है खुद। इसमें हम पशुओं, उनके निवास स्थल, उनके पर्यावरण, उनकी विशेषताओं, उन सब का अध्ययन करेंगे। जीव का, इस जीव में हम भी आगे बेटा, है ना। आप जीव में पशुओं का ना लें, इसमें हम भी आगे। और जब वनस्पति का अध्ययन करेंगे आप, इसमें प्राकृतिक वनस्पति होती है, पेड़ पौधे होते हैं, उनके निवास क्षेत्र होते हैं, वो कहां पर पाई जाती है, इन सब का अध्ययन हम वनस्पति भूगोल में करेंगे। और दोनों मिल रहे हैं। आप अगर इसको बात करें जीव भूगोल को, तो ये बायोलॉजी प्लस ज्योग्राफी से मिलकर बना है, और ये वनस्पति बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान और भूगोल से मिलकर बना है। और हमको पता ही है भूगोल एक संश्लेषित विषय है, भूगोल एक समाकलन विषय है, हमने पढ़ रखा है। आगे देखिए, पारिस्थितिक विज्ञान। देखिए पारिस्थितिक विज्ञान का मतलब क्या होता है, पारिस्थितिक का मतलब क्या होता है, आप 9th में 8th में सब जगह पढ़ चुके हैं कि जब हम बात करें हैं, ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी के स्थल मंडल की बात करें, हम यहां पर वायुमंडल की बात कर लें, हम यहां पर आपके जलमंडल की बात कर लें, आपके यहाँ पे इन सब के मिलने से जो वातावरण बनता है उसको पारिस्थितिक कहते हैं। और इसमें प्रजातियों के निवास स्थल, उनका वैज्ञानिक अध्ययन क्या है। प्रजातियां मतलब जैसे हमारी प्रजाति क्या है, मनुष्य की प्रजाति क्या, होमोसेपियंस है। आप मनुष्य तो हैं, लेकिन हम मनुष्य की प्रजाति क्या, होमोसेपियंस है। तो जितनी प्रजातियां पाई जाती है, जैसे पेड़ पौधे होते हैं, उनकी एक प्रजाति होती है, आम के पेड़ों की एक प्रजाति होती है। अब चाहे उसमें आप दशहरा कर ले, चाहे आप फिर आप कई प्रकार की उसको बांट दें, तो उन सबका अध्ययन हम पारिस्थितिक विज्ञान में करते हैं। और पर्यावरण भूगोल, इसमें पर्यावरण संबंधी समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। जब पर्यावरण को पढ़ेंगे, पर्यावरण का मतलब हमारे चारों ओर का जो वातावरण होता है ना बेटा, उसको पर्यावरण कहते हैं। और उसमें अध्ययन किसको करेंगे, जो समस्याएं आ रही, जैसे आजकल सबसे जो बड़ी समस्या है वो है ग्लोबल वार्मिंग। क्या है, तो ग्लोबल वार्मिंग का अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से गर्मी बढ़ रही है, किस प्रकार से वातावरण के अंदर हिमशिखर जो आपके बर्फ के पहाड़ है वो पिघल रहे हैं, वो समस्या आ रही है, मृदा प्रदूषण हो रहा है, भूमि प्रदूषण हो रहा है, उस सबको हम पढ़ेंगे। और बेटा भूगोल पढ़ने के बारे में केवल, जैसे इतिहास बोलते हैं लोग कि इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए, तो इतिहास इसलिए नहीं पढ़ना चाहिए हमको पुरानी जानकारी मिले। इतिहास इसलिए भी पढ़ना चाहिए कि जो पुराने समय में जो अच्छी सीख थी वो हम वर्तमान में लागू करें, और
जो पुरानी गलतियां हुई उनको वर्तमान में हम लागू ना करें, उनसे हम सीखें। तो वैसे ही भूगोल का अध्ययन यह है कि पर्यावरण के बारे में जानें और अभी जो समस्या आ रही है उसको भी हम सोल्व आउट करें, ये हमारे बारे में है। तो आपने देखा यहां पर हमने सिर्फ भौतिक भूगोल के बारे में पढ़ लिया, और यहां पर देखिए आपने भू आकृति, जलवायु, जल विज्ञान, मृदा विज्ञान, पादप, प्राणी, ये सब पढ़ लिया हमने यहां से मानव के बारे में पढ़ा। तो मानव के बारे में आपने सामाजिक, सांस्कृतिक, जनसंख्या, बस्ती, आर्थिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक, भूगोल, इसके बारे में पढ़ लिया। अच्छा, ये दो टॉपिक छूट गए, ये सर कैसे छूट गए? एक तो छूट गया सिद्धांत, दर्शन शास्त्र, और मैंने बताया था ये आप जब एमए में पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, तब आपके पास में आएगा, लेकिन ये पार्ट याद रहना चाहिए। मैंने बताया था हर विषय का दर्शन होता है, हर विषय की फिलोसफी होती है, तो ये हम आगे पढ़ेंगे। और विधि एवं तकनीक वाला जो है वो आपकी 11वीं की खुद की बुक है, जिसको बोलते हैं भूगोल प्रायोगिक। 11वीं की जो प्रैक्टिकल ज्योग्राफी है उसके अंदर मानचित्र कला, क्षेत्रीय सर्वेक्षण विधि, आपके जीआईएस, जीपीएस, ये सब चीजें पढ़ेंगे। जो अभी हमको पढ़ना है, हमने पढ़ लिया भौतिक भूगोल, हमने पढ़ लिया आपका मानव भूगोल, और दोनों के संबंध से जो उत्पन्न हुआ जीव भूगोल, उसको भी हमने पढ़ लिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास समझ में आएगी, पसंद आएगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या लेकर आएंगे, ये हमने जो पढ़ा है आपको बताया मैंने कि जैसे हमने पढ़ा है क्रमबद्ध उपागम के आधार पर, और हम पढ़ेंगे प्रादेशिक उपागम के आधार पर भूगोल के शाखाएं, उनके प्रकार। बस आप यूं ही पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलता हूं मैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बेटा।